नए लोग सत्ता में आए और लोगों से बड़े वायदे करके उन वायदों को पूरा किया जाए। और हमसे भी जब आप जैसे साथी पूछते थे तो हम कहते थे कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसकी सराहना करेगी। लेकिन इस 8 महीने में जहाँ हमारे प्रदेश में कोरोना की महामारी की वजह से लोगों में एक भय का माहौल पैदा हुआ, वहीं आज इस मौजूदा लोगों में भय का वातावरण है। आज हर वर्ग के लोग जो हैं सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं। उसका कारण यही है कि जहां 8 महीने में कोई अच्छे फैसले लेने चाहिए थे, वहां सरकार ने 5 बड़े घोटाले किए। पहला घोटाला धान का था। मंडियों में जब किसान अपना धान लेकर के गया था तो उससे पर क्विंटल के हिसाब से 250 से 300 रुपया सरकार में बैठे लोगों ने उन एजेंसियों के साथ मिलकर के जो खरीद करने वाली थी अपनी जेब में डाल ली। हमने उसकी सीबीआई की मांग की थी इंक्वायरी के लिए। सरकार ने सीबीआई से इंक्वायरी करवाने की बजाय लॉकडाउन के हवाले कर दिया। इस लॉकडाउन में जहां लोग चाहते थे कि उनके पास राशन पहुंचे, इन्होंने राशन पहुंचाने की बजाय शराब का एक माफिया खड़ा करके गोदामों में रखी शराब की चोरी करवा राशन की जगह दारू पहुंचाने का काम किया। और उस दारू भी लोग कहते हैं कि जो 100 रुपये की बोतल थी वो 500 रुपये में बेची। लॉकडाउन चल रहा था, सड़क के ऊपर कोई व्हीकल नहीं था। व्हीकल जो जाता था उसको डीसी की तरफ से परमिट दिया जाता था। बावजूद उसके आप ये देखो कि सरकार ने किस तरह से माफिया शराब का खड़ा किया, जिसने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर मतलब लाखों बोतल जो है एक एक गोदाम से निकाल कर बेचने का काम किया, अपनी जेब में। तीसरा घोटाला जो है वो सरसों का, गेहूं का, चने का। गेहूं की पेमेंट रोक कर 1 महीने से ज़्यादा समय तक 17,500 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार में बैठे लोगों ने खाने का काम किया। सरसों की जो खरीद दिखाई गई और जब जाकर के उन गोदामों में उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करी गई तो 8,500 से ज़्यादा बोरी कम पाई गई। सरसों में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि ये इसलिए किया कि हमारे यहाँ तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था वो था 4450 रुपये और राजस्थान में सरसों मिल रही थी 4,000। तो वो 4,000 रुपये वाली सरसों खरीद करके उसमें भरना चाह रहे थे। उसमें केवल 4-6 अधिकारियों को सस्पेंड किया, ना कि उन लोगों पे शिकंजा कसा, उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों की भी सरकार ने जानकारी दी जो उसमें शामिल थे। चौथा घोटाला हुआ चावल का। सरकार ने खुद भी मान लिया कि चावल का घोटाला हुआ है, और वो चावल का घोटाला अभी तो केवल करनाल जिले में पकड़ा गया। जो धान किसान का मिलर को दिया गया, मिलर ने जिस धान को चावल बना करके वापस सरकार को देना था, उसके अंदर अकेले करनाल जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए का धान अब तक सरकार के पास वापस नहीं है। अगर सारे प्रदेश की जांच करी जाए तो ये हजारों करोड़ रुपए का गोलमाल है। इसमें सरकार मानती है कि घोटाला है पर जांच नहीं कराई। इसी तरह से 5वां जो काम इस सरकार ने किया, किसान को कैसे कमजोर और किया जाए, इसके लिए एक कृषि संबंधित अध्यादेश जारी किया सेंट्रल की गवर्नमेंट ने, और उस अध्यादेश में साफ लिख दिया कि अब कोई भी किसान अपनी खेती जब करेगा
बुआई का टाइम जब होगा उसी वक्त उसको एक एग्रीमेंट व्यापारी के साथ बनाना पड़ेगा, खरीदार के साथ बनाना पड़ेगा कि मैं तेरे को इतने क्विंटल गेहूँ दूंगा, इतने क्विंटल चना दूंगा, मैं तेरे को इतने क्विंटल सरसों दूंगा, जो फसल उसके खेत में है उसके एग्रीमेंट के तहत ही वो उसको बेच देगा। तो मान के चलो कि एग्रीमेंट करने वाली जो कंपनियाँ होंगी वो अपनी मनमर्जी के दाम देगी, ना कि आज की तारीख में तो फिर भी किसान कोई लड़ाई लड़ करके 100-200 रुपये का नुकसान उठा करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सेंटर की सरकार तय करती है उसके मुताबिक दे रही है। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो उससे आने वाले समय में किसान को अपनी मर्जी से कोई फसल का दाम मिलने की बजाय उसको उसकी मर्जी के दाम पे बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। हम तो अगर टूथब्रश भी लेकर के आते हैं, टूथपेस्ट लेकर के आते हैं, पेन कलम लेकर के आते हैं, बच्चों की किताब कापियाँ लेकर के आते हैं, उसमें मूल्य निर्धारित होता है कि इतने पैसे में आपको मिलेगी। और हमारे खेत में होने वाली जो फसल है, हमें ये इख्तियारात नहीं है कि हम उसको अपनी मर्जी से बेच सकें। उसके लिए भी उसके गुलाम होकर के उससे एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और जब उससे एग्रीमेंट साइन करेंगे तो फिर किसान बर्बाद होंगे। एक नया हमारी गवर्नमेंट ने अध्यादेश जारी किया है, नरमे और कपास की खेती हरियाणा के 12 जिलों में होती है, और उन 12 जिलों के किसान से एक फसल का 600 रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे प्रीमियम लिया जाता है। अब वो जो प्रीमियम 600 रुपये था वो बढ़ा करके सरकार ने 1600 रुपये कर दिया। पहले सरकार की तरफ से उसका जो है 1200 रुपया केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिल करके प्रीमियम देती थी, ये जो कंपनियाँ हैं। अब वो तो देंगी 100 रुपया और किसान से लेगी 1600 रुपये। जिस कपास का दाम जो है पर क्विंटल के हिसाब से 4500 रुपये, उसमें 1600 रुपये तो सीधे चला गया। किस तरह से किसान को लूटना है, इसके लिए रोज योजनाएं बनाती है। इसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में एक फैसला लिया है कि हम बुधवार के दिन जिन जिन जिलों के अंदर कपास की खेती है वहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी किसानों को साथ लेकर के प्रदर्शन करेंगे। जहाँ प्रदर्शन करेंगे वहाँ गवर्नर के नाम एक मेमोरेंडम देंगे। वहीं हम गवर्नर से आज ही कोशिश करेंगे कि हमें समय मिले उनसे मिलने का। अगर गवर्नर ने कोई हमें मिलने का समय दिया तो हम यहाँ पे भी गवर्नर से मिल करके इसके लिए मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा कि ये जो आपने आदेश जारी किया है आपके विभाग ने, कृषि ने, ये गलत है। इस आदेश को आपको वापस लेना चाहिए ताकि किसान जो है कम से कम ये 1000 रुपया पर एकड़ की मार उससे तो बच सके। जहाँ आज तूफान की वजह से, बारिश की वजह से कहीं बिजली के पोल टूट गए, कहीं ट्यूबवेल बैठ गए, कहीं सड़कों पे दरख्त आ गई, 2 तरह का नुकसान लोगों का, टिड्डी आ गई। जो सरकार है टिड्डी दल को नहीं रोक पाएगी, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो प्रदेश का, देश का भला कर सकती है? वो कोरोना को कैसे रोक पाएगी? टिड्डियों का दल जो मैंने सुना था वो 6.5 किलोमीटर लंबा था और 1.5 किलोमीटर चौड़ा था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत से गाँव में टिड्डी का प्रकोप हुआ जिसकी वजह से किसान की फसल खराब हुई। उसकी कोई स्पेशल गिरदावरी करने की बजाय वहाँ सरकार ने उस टिड्डियों को मारने के लिए कोई स्प्रे छिड़काव करने की बजाय, हैरानी नहीं है आपको सुन करके कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक दिन के अंदर फूलों की बरसात जो है अपने जो वायुसेना है उसकी जिम्मेवारी लगाते हैं पूरे देश में। एक तरफ तो कहते हैं कि जो कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर हैं, जो योद्धा हैं, उनका वेलकम करवाते हैं। वहाँ पे वो एक दिन में पूरे देश में करवाते हैं। और यहाँ टिड्डी का जो दल है तो 6.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, उसको मारने के लिए हवाई स्प्रे नहीं करवाते, क्योंकि उससे किसान का नुकसान होना है, ना कि किसी इंडस्ट्री को जाकर के नुकसान उसका। किसान का नुकसान जब होता है तो सत्ता में बैठे लोग जहाँ चिंता करनी चाहिए वहाँ मुझे लगता है कि खुशियाँ मनाते हैं। किसान की परवाह नहीं है। इसके लिए
हमने ये तय किया है कि हम बुधवार को पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे, मेमोरेंडम देंगे, और फिर भी सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की राय लेंगे, जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोई लड़ाई लड़ेंगे। एक और इस सरकार ने नया काम किया, जहाँ जाट आरक्षण को लेकर 30 लोगों को जो इनोसेंट बच्चे थे मौत के घाट उतार दिया। जहाँ उन लोगों को बारी बारी सत्ता में बैठे इन्हीं लोगों ने आश्वस्त किया था कि हम आपको 10% आरक्षण दे करके और पिछड़ा वर्ग में शामिल करें, उन लोगों को उकसा करके प्रदेश में 30 मासूम बच्चों को मारने का काम, 35 और 36 जात के नाम पे बांटने का काम किया। अब SC ST कैसे कमजोर हो, इसके लिए जिन लोगों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, जो जाति हमारे प्रदेश में है ही नहीं, गडरिया या तो यूपी में है या थोड़ा मोटा राजस्थान में, या गडरिया जाति है बिहार में। इसका मतलब यूपी के लोगों को कैसे यहाँ जाकर के नौकरी दी जाए, इसके लिए हमारा जो SC ST का समाज है उसको कमज़ोर करने के लिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को उस आरक्षण का लाभ ना मिले, इसके लिए उनको बिना डिमांड के शामिल कर दिया, जो माइनस में भी हमारे प्रदेश में नहीं है। और जिनकी संख्या 22% से ज़्यादा है, जो 5 जातियाँ मिलाकर के 30% से ऊपर चली जाती है, उनको आरक्षण में शामिल करने की बजाय उनमें आपस में भाईचारा तोड़ने के लिए 35-36 जात के नारे लगे। हम इस बात की भी गवर्नर से डिमांड करेंगे, इस पर भी सरकार पुनर्विचार करे। जो जाति हमारे यहाँ पे नहीं है उसको किस चीज़ का आरक्षण में लाभ दिया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ से 2% 3% में होते, उनके आरक्षण में शामिल करते, हम उनका स्वागत करते, लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम हमारे चमार जाति के लोगों को, हमारे जो धार्मिक समाज के लोग हैं, वाल्मीकि हैं, जो SC ST से जुड़े हुए हैं, हम उनके आरक्षण से किसी को छेड़खानी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। सर, एक PTI टीचर्स का जिनमें महापंचायत हुई, 2 MLA भी पहुंचे वहाँ, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है, सरकार का क्या उस स्टैंड है उसको लेकर भी? सरकार जो है जिस तरह का निर्णय इस लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद एक जल्दबाजी उन्होंने करी, उस जल्दबाजी करने की बजाय सरकार को कैसे इन लोगों को फिर से इनके उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए था, जो 10-10 साल की जॉब इन्होंने दी है उसका फ़ायदा लेना चाहिए था। सरकार ने इनको एक दुर्भावना के तहत निकालने का काम किया। सरकार का काम ये नहीं होता है कि किस आदमी को किसकी सरकार में नौकरी मिले, नौकरी वही आदमी जाकर के अप्लाई करता है जो जरूरतमंद है, कोई जाकर के नौकरी के लिए आवेदन देगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी। आप हमारी पार्टी के समय में कोई लगा अगर हुड्डा उसको निकालता था तो कोई अच्छे निर्णय नहीं। हुड्डा के टाइम में कोई नौकरी लगा उसको BJP अगर निकाल लिया तो कोई अच्छा निर्णय नहीं है। इसके लिए विधानसभा का सेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि किस तरह से चोर दरवाजे से 20-20 साल पहले से जो नौकरी से निकल गए उनको दोबारा एडजस्ट कर लिया गया, और किस तरह से जो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं उनको निकाल दिया गया। आप पूछेंगे सरकार से, तब उस दिन सारी पोलिंग की जाए इस बात को लेकर के वहाँ पर। सर, प्राइवेट नौकरियों में 75% रोजगार का, ये केवल लुभावनी बात है। 75% नौकरी रोजगार प्रदेश में कोई भी व्यवसाय खुलता था उसमें मिले। उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2001 में जब हमारी पार्टी की सरकार थी इस नियम को लागू किया था, तब एक्ट बना था, और उस एक्ट के तहत चाहे कोई इंडस्ट्री को लाइसेंस दिया गया, चाहे कोई कॉमर्शियल लाइसेंस दिया गया, चाहे कोई मॉल बने, चाहे सिनेमा हॉल बने, उसके अंदर चाहे कोई ये तुम्हारे मैरिज पैलेस बने, उसमें जो जॉब थी उसके लिए हमने कंपल्सरी किया था। उस लाइसेंस को जब इशू किया जाता था उसमें लिखा होता था
कि 75% लोग जो है इसमें हरियाणा प्रदेश के होंगे जिनको आपको इसकी नौकरी पे रखना है। ये तो आप हमें ढोल पीट रहे बेचारे। इन्होंने तो जो बात कही है वो कहते हैं 3 साल बाद कोई इंडस्ट्री आएगी, यहाँ से इंडस्ट्री भाग रही है। कौन सी नई इंडस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे? आज बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म होगी। आज लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया। कैसे कोई नए रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध होंगे? बंद होगी, कहाँ से रोजगार मिलेगा? अभय जी, बड़ौदा हल्का लंबे समय से इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है। उस खोई हुई सीट को पुनः प्राप्त करने के लिए आपकी क्या व्यूह रचना रहेगी? हम अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की आज ही हमने एक जिम्मेवारी लगाई है। हम 1 हफ्ते में पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू करेंगे जा करके कि कौन कौन सा कार्यकर्ता बड़ौदा हल्का के लिए पार्टी के चुनाव और प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा। हफ्ते के बाद हम वहाँ ड्यूटी लगा देंगे सबकी। जहाँ उन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे वहीं पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन सबकी भी अलग अलग विलेज वाइज हम ड्यूटियाँ लगाने का काम करेंगे। वहीं मैं स्वयं हर गांव के अंदर एक घर में जा करके दस्तखत दे करके आऊँगा। लोगों से सारी बात शेयर करूँगा, खुल करके बताऊँगा कि इस 8 महीने में किस किस्म के हालात इस प्रदेश के रहे और किस तरह से प्रदेश की सरकार जो है आज आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ौदा के लोग जहाँ चौधरी देवीलाल की नीतियों के प्रति अपना विश्वास हमेशा व्यक्त करते हैं। नए सिरे से फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में साथ खड़ा होकर के चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा में अंतिम वर्ष की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर हज़ारों लाखों बच्चों असमंजस की स्थिति में हैं। सेंटर ने कहा है कि एग्ज़ाम लें, कुछ स्टेट मना कर चुकी हैं। आपकी पार्टी की क्या? इन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 महीने के इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ ये कह दिया गया कि भाई आपको घर बैठे टेलीविज़न पे, टेलीफोन के ऊपर, नेट के थ्रू पढ़ाया जाए, ये सुविधा तो बहुत कम है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे टेलीफोन का नेट कहाँ भी नहीं चलता ही, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्या वो पढ़ने के लिए अपना गांव छोड़ करके किसी शहर में आकर बैठ जाएगा? मेरे अपने फार्म के ऊपर तेजा खेड़ा में जहाँ मेरा घर है वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अगर मेरे बच्चे कहीं यहाँ स्कूल कॉलेज में होते तो कैसे पढ़ते? तो इसके लिए इन सब बच्चों को 1 साल जो है उनको प्रमोट करना चाहिए और नेक्स्ट ईयर की उनकी जो पढ़ाई है उसके लिए सरकार को कैसे उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके लिए कोई अच्छी योजना बनाई जाए। उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उनको कॉलेज स्कूल की क्लास दी जाए या कोई और तरीका उसका निकाले, ये सरकार का काम है।